Welcome to A1 Week series. This is Priyanka Shoaib. Today I am going to teach you Contract First. Contract First में हम जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने में what are the general principle which we have to follow. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स को बताया गया है. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. Our first question is, what do you understand by contract? Explain the essentials element of a valid contract. यहाँ हम सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. Let's start. Section 2H of the Indian Contract Act. What it says? It says an agreement enforceable by law is a contract. It means an agreement enforceable. Enforceable means ऐसी चीज़ जिसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं और जिसके लिए हम किसी दूसरे पार्टी को हम कंपेल कर सकते हैं उसको फॉलो करने के लिए. राइट? तो क्या कहते हैं कि कोई भी अग्रीमेंट जिसे हम इन्फोर्स करा सकते हैं किसके द्वारा? बाय लॉ. तो वो क्या होता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है. सिंपली इट कैन बी सेड दैट एन एग्रीमेंट विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे इसे एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं. ए और बी. ए ने बी को ऑफर दिया कि वो अपनी एक कार जो है वो बी को सेल आउट करना चाहता है. बी ने बोला कि ठीक है, वो रेडी है. ए ने कहा कि 5 लाख रुपीज़ में वो अपनी कार बी को देगा. बी ने इस चीज़ के लिए यस कह दिया. अब यहाँ पर क्या होता है? लीगल जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रिएट हो जाती हैं. जैसे ही ए और बी के बीच में ये जो अग्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर लीगल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो अराइज हो गई हैं दोनों पार्टीज़ के ऊपर. ए को क्या करना है? कार डिलीवर करना है बी को, और बी के यहाँ पर वाइस वर्सा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ए को उसका पेमेंट करे. अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई भी एक पार्टी अपनी इस अग्रीमेंट की कंडीशंस को फॉलो नहीं करती है तो वहाँ पर एक पार्टी जो भी मिस्टेक में है वो क्या करेगी? वो कोर्ट में जा कर के इस अग्रीमेंट को क्या करवा सकती है? इन्फोर्स करवा सकती है. यानी उसकी कंडीशंस को फॉलो करने के लिए दूसरी पार्टी को वो क्या कर सकती है? बाउंड कर सकती है. तो ये होता है आपका इन्फोर्सिबल बाय लॉ. यहाँ पे अब हम देखते हैं कुछ बहुत ही लीगल एक्सपर्ट हैं, फेमस लीगल एक्सपर्ट्स, जिन्होंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हैं. जैसे कि अकॉर्डिंग टू मुल्ला क्या कहते हैं? एवरी एग्रीमेंट और प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉमिस जो टर्म है उसको भी यूज़ में लिया है कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स और जो प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं वो क्या होते हैं? आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. सामन क्या कहते हैं? लेट्स सी. कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज. जैसे कि हमने अभी अभी इस एग्जाम्पल में समझा कि दोनों की क्या हो गई हैं? ऑब्लिगेशंस, कुछ लाइबिलिटीज़ आ गई हैं ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी. तो यहाँ पे इन डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है इट रिक्वायर्स मेनली 2 थिंग्स. अब वो 2 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़, कि 2 पार्टीज़ के बीच में क्या होना चाहिए? एक अग्रीमेंट होना चाहिए, और सच अग्रीमेंट शैल बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. तो यहाँ पर अगर ये दोनों चीज़ें हमें दिखाई देती हैं तो वो क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. अब हम ये देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि ये इसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं वो होने ही होने चाहिए, तब तो हम उसको क्या कहेंगे? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. अदरवाइज हम उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे. अब बात ये आती है कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होंगे, राइट, कि विच शैल बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, or in another words which are the conditions that are required to be fulfilled for an agreement to be enforceable by law. तो agreement में भी ऐसी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि
हम तब तो उसको क्या करवा सकते हैं, हम उसको एनफोर्सेबल करवा सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसको एनफोर्सेबल नहीं करा सकते, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में क्या देखा, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो हम कह सकते हैं एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. So it is very worthful to discuss section 10 of Indian Contract Act here, because section 10 it tells about the valid essentials of a contract. Section 10 को हम थोड़ा सा देख लेते हैं. All agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. इस डेफिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दे रखे हैं कि अग्रीमेंट होगा, दो पार्टीज़ होंगी, लॉफुल आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि आप जो भी एक अग्रीमेंट कर रहे हैं, इट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हैं जिसके लिए आपको लॉ ने साफ साफ मना कर रखा है, राइट. तो यहाँ पे वन बाय वन ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लेकर के हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इसेंशियल्स होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए. फर्स्ट इज एन अग्रीमेंट. सबसे पहले क्या चीज़ आती है, द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, कि यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए. अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, एन ऑफर बाय अ पार्टी. जैसे ए ने क्या किया, बी को ऑफर दिया कि मैं अपनी कार आपको सेल करना चाहता हूँ. एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी, बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया. देयर इज़ अ कंसिडरेशन, और जो हमने 5 लाख रुपीज़ की बात की कि 5 लाख रुपए में वो अपनी कार को बेचेगा, दैट इज़ कॉल्ड अ कंसिडरेशन. तो ये आपको किसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में दिखना ही चाहिए, राइट. मोहर अली वर्सेस महमूद अली, इस केस में क्या कहा गया था कि एन अग्रीमेंट रिक्वायर्स 2 पार्टीज. ओके, अब हम देखते हैं सेकंड इसेंशियल एलिमेंट क्या है अपना, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. सबसे पहले कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज हम किसको बोलेंगे, कि जो पार्टीज हैं वो कैसे होनी चाहिए, इज एन एडल्ट. इट मीन्स ही मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, कि वो 18 साल के कम से कम होने चाहिए. इज़ ऑफ साउंड माइंड, कि क्या दो लोगों के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस चीज़ को लेकर अग्रीमेंट होना है, वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए, साउंड माइंड होना चाहिए. इज़ नॉट इनकॉम्पिटेंट अदरवाइज टू डू द कॉन्ट्रैक्ट, कि उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए वो इनकॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए. यानी कि एक इंसॉल्वेंट की हम बात करें जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है इंसॉल्वेंट, राइट. तो वहाँ पर ऐसा जो पर्सन है जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है इंसॉल्वेंट, यानी अब उसके पास में क्या है कि उसके पास में कुछ भी असेट्स नहीं है, अब वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. तो अगर ऐसी इनकॉम्पिटेंसी उसके पास में नहीं होनी चाहिए. मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ये वाला जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें कहा गया कि अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ माइनर इज़ वॉइड एज हैज़ बिन हेल्ड इन दिस केस, कि यहाँ पे कहा गया कि किसी भी एक माइनर के साथ में किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है आपका, वॉइड एब इनिशियो होता है. ऐसे मान के चलेंगे कि जैसे उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था. क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला कि इसेंशियल्स में कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, मेजर होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज अ वॉइड एब इनिशियो. यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि देयर इज़ नो कंडीशन रिलेटेड विथ सिटीजनशिप फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, चाहे से वो फ्रेंच सिटीजन हो, और इफ़ ही इज़ एन एडल्ट एंड ऑफ साउंड माइंड कैन ऑल्सो मेक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर ये चीज़ कहीं मैटर नहीं करती है कि आपकी सिटीजनशिप क्या है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट देखते हैं फ्री कंसेंट.
This is our third essential element. We can say free consent means a consent obtained without coercion, undue influence, fraud और misrepresentation. यानी कि अगर दो पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ पे दोनों पार्टीज़ की क्या होने चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए. इट मीन्स जो कंसेंट दी जा रही है पार्टीज़ में आपस में, तो वो कैसी होनी चाहिए, किसी के भी क्वेश्चन में आकर के, किसी के प्रेशर में आकर के नहीं दी जानी चाहिए. राइट, वॉलंटरीली क्या होनी चाहिए, वो आपकी कंसेंट होनी चाहिए. फिर आते हैं आपका, इसमें एक केस देख लेते हैं हम. यस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस अजीत गंगाधर. इस केस में क्या कहा गया, कर्नाटका हाई कोर्ट हेल्ड दैट द लाइफ इंश्योरेंस डन ऑन द कंसीलमेंट ऑफ सब्सटेंटिव फैक्ट्स बाय द इंश्योर्ड पर्सन इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिजेक्टेड बाय द कंपनी. तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि फ्री कंसेंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इस केस में क्या था कि कंसीलमेंट ऑफ सब्सटेंटिव फैक्ट, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो आपने क्या कर दिया, आपने छुपा लिया है. तो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से सिचुएशंस होती है जहाँ पर आपकी ड्यूटी थी कि आपको वो चीज़ बतानी चाहिए थी, फिर भी आपने क्या किया, उनको कंसील कर दिया, आपने उनको छिपा लिया. तो वो भी क्या है, आपकी फ्री कंसेंट नहीं है. क्यों, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है, किसी को फ्रॉड करने का. तो यहाँ पे अब फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट हम देख लेते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन इन ऑब्जेक्ट्स. जैसे हमने कहा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए आपका ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए. आपका कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, आपका वो भी लीगल होना चाहिए, आपका लॉफुल होना चाहिए. सो कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कंसिडरेशन, क्योंकि विद एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज़ अ वॉइड, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें अगर आपने कंसिडरेशन नहीं दिया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, वो आपके वॉइड होते हैं. अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ नॉट इन्फोर्सिबल. सच कंसिडरेशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंट एंड लॉफुल. अब बात आती है कि जो आप कंसिडरेशन दे रहे हैं, इट मस्ट बी सफिशिएंट, कि वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. राइट, सफिशिएंट होना चाहिए. एक केस देखते हैं इसमें, मिस्टर जॉन टिन्सन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस श्रीमती सुरजीत मल्हान. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय अ शेयर होल्डर टू द ब्रोकर फॉर ₹1. तो यहाँ देखते ही समझ में आ रहा है कि ओनली ₹1 में क्या कर रहे हो, वहाँ पर उस ब्रोकर को वो दे रहा है, इज़ वॉइड अग्रीमेंट. किसकी वजह से वॉइड हुआ, ड्यू टू लेक ऑफ द सफिशिएंट कंसिडरेशन. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो कंसिडरेशन है, राइट, कि किसी भी एक अग्रीमेंट हुआ है उसमें जो हम कंसिडरेशन दे रहे हैं वो कैसा है, आपका इनसफिशिएंट है. तो इस वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएंगे आपके, वो वॉइड होंगे. अब बात आती है कि लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज दैट, कि कौन कौन से होंगे. पहली चीज़, विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी आपका ऑब्जेक्ट कैसा है जिसको लॉ ने करने से मना नहीं कर रखा है. इज़ नॉट ऑफ नेचर दैट इट इज़ इफ़ इट इज़ फॉलोड वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ. राइट, कि लॉ ने आपको मना कर दिया है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है और फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं. लाइक लेट्स टेक वन एग्जाम्पल टू क्लियर इट. ए और बी जो है वो आपस में एक अग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप इनके घर जाकर के क्या करें, आप थेफ्ट करें. राइट, और अगर आप इनके घर जाकर चोरी करते हो तो मैं आपको 10,000 रुपीज़ मैं दूंगा. तो यहाँ पर मान लीजिए ए जो है वो बी के घर जाकर चोरी कर भी लेता है और चोरी करके आता है और बोलता है लाइए आप मुझे दीजिए 10,000 रुपीज़, और ये मना कर रहा है कि मैं नहीं दे रहा आपको. तो क्या इस ए जो है इस कंडीशन में जा सकता है कोर्ट, उसको इन्फोर्स कराने के लिए, उसको कंपेल कर सकता है कि नहीं आपको देने होंगे मुझे 10,000 रुपीज़. नो, वाई, बिकॉज व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट, एक इलीगल ऑब्जेक्ट था आपका जो थेफ्ट है. राइट, कि चोरी तो नहीं करना चाहिए, तो आपका ऑब्जेक्ट कैसा था, आपका इलीगल था, अनलॉफुल था. तो इसके लिए जो आपको कंसिडरेशन दिया जा रहा है वो भी कैसा है, आपका इलीगल है. तो सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ. Is not fraudulent,
is not causing injury to body or property of any other person, right? Is neither against public policy nor immoral. आप क्या कर रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, राइट? करप्शन जैसे अगर मैं कहूँ तो क्या है कि अगर एक जो पब्लिक सर्वेंट है, क्या उसको ब्राइब लेनी चाहिए? नहीं। फिर भी अगर वो ले रहा है तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है ये सब चीज़ें। तो अगर इस तरीके के अगर अग्रीमेंट्स हैं तो वो क्या होंगे आपके, वो वॉइड होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, जो हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको लॉ ने एक्सप्रेसली मना कर रखा है और फिर भी अगर हम ऐसे एग्रीमेंट करते हैं तो वो क्या होंगे आपके, वो वॉइड होंगे। एन एग्रीमेंट अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज, किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है, उस चीज़ को लेकर के देयर इज़ नो कंसेंसस एट इडम, देयर इज़ नो मीटिंग ऑफ माइंड। ए के माइंड में कुछ और चल रहा है, बी के माइंड में कुछ और चल रहा है, दोनों कहाँ हैं, दोनों मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो यहाँ पे ये जो अग्रीमेंट होगा वो कैसा होगा, वॉइड होगा। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, वहाँ पे हमने क्या किया कि कोई भी एग्रीमेंट जो विदाउट कंसिडरेशन है वो क्या होता है, वॉइड होता है। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, an agreement in restraint of trade, an agreement in restraint of legal proceedings, an agreement of uncertainty, wagering contracts, contingent contract on impossible events। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक ए और बी जो है वो आपस में अग्रीमेंट कर रहे हैं कि इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कि आपको कभी शादी नहीं करनी, तो दे आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कि आप किसी को कैसे आप मना कर सकते हैं कि आप मैरिज नहीं करेंगे कभी, या ए और बी के बीच में कभी डिस्प्यूट हो गया है तो आप कभी लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए आप नहीं जाएंगे, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एनी पर्सन टू गो टू कोर्ट टू इन्फोर्स देयर राइट्स, राइट? तो इफ somebody is doing such type of agreement, that time it shall be considered as a void. Next है आपका written and attested. It's very simple. Where any contract is required to be written and attested under any law in force in India, there such contract is required to be written and attested. जहाँ पर ये एक इसेंशियल है कि आपको रिटन में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट और आपको क्या होना चाहिए, वो अटेस्टेड भी होना चाहिए। तो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज कंडीशंस, राइट? सो यहाँ पर हमने ये देखा कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, हमने ये चीज़ देखी कि अग्रीमेंट में अगर ये सारे के सारे इसेंशियल्स अगर हमें दिखाई देते हैं तभी क्या करवा सकते हैं, हम उनको इन्फोर्स करवा सकते हैं, राइट? कोर्ट में जा कर के। तो हमने ये देखा कि एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो in our next class we'll discuss the next question. Let's take our next question. Our next question is, all contracts are agreement but all agreements are not contract. Explain this statement. What it says कि all contracts are agreement, कि सारे के सारे जो contract होते हैं वो क्या होते हैं, वो agreement होते हैं, but all the agreements are not contract, कि सारे के सारे जो अग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। वो कुछ एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकते हैं और कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में देखा कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जब हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में समझा तो वहाँ हमने देखा कि जो अग्रीमेंट्स हैं इनका एरिया क्या है, वाइड है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका जो एरिया है वो कैसा है, नैरो है, राइट? हम इसे ही समझ सकते हैं कि अगर एक बड़ा सर्कल है तो वो तो हुआ अग्रीमेंट्स का, और जो इसके अंदर एक छोटा सर्कल है वो किसका हुआ, कॉन्ट्रैक्ट का। यानी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो छोटा सर्कल है इस बड़े सर्कल के अंदर, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, क्योंकि वो इस एग्रीमेंट वाले सर्कल के अंदर आ रहा है। बट ऑल द अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जितने जो एग्रीमेंट्स हैं इस कॉन्ट्रैक्ट वाले इसमें आए, यानी जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ वो तो क्या है, आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन जो बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग है आपका सर्कल है वो एग्रीमेंट क्या है, आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
तो लेट्स डिस्कस। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। द स्टेटमेंट हैज़ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस इन कॉन्ट्रैक्ट, राइट? This statement, we can divide this statement into two parts. First is all contracts are agreement. Second is all agreements are not contract. अब यहाँ पे हम इसको वन बाय वन लेकर के चलेंगे. All contracts are agreements. Means where there is a contract, there shall always be an agreement. बिल्कुल सही है कि जहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट की हमने बात की, इट मीन्स वहाँ पे क्या है, अग्रीमेंट तो वहाँ पे है, क्योंकि कोई भी एक एग्रीमेंट जो है वो टू पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए. दैट इज़ द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और द एग्रीमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एज वी डिस्कस इन आवर लास्ट क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एग्रीमेंट कैन नॉट बी इमेजिन. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट. सेक्शन 2E ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द वर्ड एग्रीमेंट. सेक्शन 2E जो है वो हमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन बताते हैं. व्हाट इट सेज, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, राइट? यहाँ पे एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, राइट? कि यहाँ पे आपस में एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, वो कंसिडरेशन जो है वो अकर हो रहा है इसमें, ठीक है? यानी कि ए ने क्या किया कि अपनी कार बी को देगा, इसने इसको क्या किया, ठीक है? और बी ने कहा क्या, ओके आई विल गिव यू 5 लाख रुपीज़. तो रेसिप्रोकल है, वाइस वर्सा है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. ये इसको 5 लाख देगा तो यहाँ पे कंसिडरेशन में इसको कार मिलेगी, ठीक है? तो इसे क्या कहते हैं हम, अग्रीमेंट कहते हैं. और सेक्शन 2H व्हाट इट प्रोवाइड्स, सच एग्रीमेंट शैल बी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ. कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कब जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो हमने क्या कहा कि एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, that time it shall be considered as a valid contract. Thus an agreement mainly requires two things. अब वो two things कौन कौन सी होंगी वो हम देखते हैं. An agreement mainly requires 3 things: two parties, a promise, a consideration. A और B दो पार्टी थी, एक प्रॉमिस, राइट? जैसे ही A ने ऑफर दिया, B ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गया, राइट? कंसिडरेशन 5 लाख रुपीज़ है, 2 लाख रुपीज़ है, तो वो क्या आपका कंसिडरेशन. अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इट रिक्वायर्स, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. सच एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट एन एग्रीमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट जो है वो होना ही होना चाहिए. सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट. एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, राइट? सो व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट की. पहली चीज़, टू पार्टीज, अ प्रॉमिस बिटवीन द टू पार्टीज एंड कंसिडरेशन विच आर द ऑल्सो essential element of a agreement. एग्रीमेंट में भी क्या चाहिए, टू पार्टीज होने चाहिए, राइट? वहाँ पे भी अग्रीमेंट होना चाहिए. तो दस अग्रीमेंट इज इम्प्लाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट. बिल्कुल सही है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर एग्रीमेंट क्या है, इम्प्लाइड है, राइट? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट जो है वो तो होगा ही होगा. अब बात आती है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. किस जितने भी आपके जो एग्रीमेंट्स हैं, सारे के सारे एग्रीमेंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, राइट? अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर दैट all the agreements
are not contract. It means that it is not necessary that all agreements become contract. Sometimes agreements remain as agreement. They do not become contract. The main reason for this क्या है, उसका मेन रीज़न क्या है? The promise is not required to be enforceable by law for agreement. प्रॉमिस जो है उसको हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ कराएं तभी वो एग्रीमेंट बनेगा, ऐसा कहीं पर भी ज़रूरी नहीं है. जबकि हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखा कि कॉन्ट्रैक्ट तभी फॉर्म होगा जब एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा. यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे. A promise could be such which cannot be enforceable by law but give rise to an agreement. But an agreement not enforceable by law shall not give birth to a contract. This is the reason that every contract is agreement, whereas every agreement need not be contract. Both these statements can be explained by following examples. Example से ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि जो एग्रीमेंट्स हैं वहाँ पर प्रॉमिस को इन्फोर्स किया जाए वो ज़रूरी नहीं है. जबकि कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक प्रॉमिस हो गई है, दो पार्टीज़ के बीच में अगर एक एग्रीमेंट हो गया है तो वो अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. वन एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल टू क्लियर इट मोर. A promises to sell his vehicle to B for rupees 50,000, right? And A agrees on it. This is such an agreement executed between A and B which is enforceable by law. That is, if any party does not follow the agreement, the other party can enforce it through court. This agreement gave rise to a valid liability. ओके तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, ए और बी के बीच में एक लीगल जो लाइबिलिटी है वो अराइज हो रही है. ठीक है कि अगर ए ने अपनी कार इसको नहीं दी, बी ने अगर जो कार का पेमेंट है 2 लाख रुपीज़ वॉट एवर इट इज़, अगर इसने पे नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कोर्ट में जाकर के हम इसको इफ़ेक्टिव करा सकते हैं, इस पार्टी को कंपेल कर सकते हैं कि नहीं अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो प्रॉमिस थी उसको फुलफिल करना आपको होगा. Whereas on the other side, if A invites B for dinner on a particular day for which B gives his consent, A ने B को बुलाया और B ने अपनी कंसेंट दे दी कि yes definitely I will come. On that day A prepares the dinner but B does not come. A cannot enforce this agreement through the court because it creates only moral liability and not legal liability. अब इस वाले एग्जाम्पल में आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पर उसकी एक मॉरल ड्यूटी जो थी, एक वहाँ पे उसकी एक मॉरल लाइबिलिटी बनती थी. ओके कुछ भी उसको इमरजेंसी आ गई है, वो नहीं जा पाई वहाँ पर, तो क्या करते हैं हम वहाँ पे कोर्ट पे केस थोड़े ना कर देते हैं उनके अगेंस्ट कि भाई मैंने आपको डिनर के लिए इनवाइट किया था और आप इतना सब कुछ मेहनत से मैंने बनाया लेकिन आप तो आए नहीं. ठीक है तो हम वहाँ पे कोर्ट में थोड़ी ना जाते हैं. तो वहाँ पे यहाँ पे एक लीगल लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई दोनों के बीच में, वहाँ पे एक मॉरल लाइबिलिटी मेरी बनती थी कि हाँ मुझे जाना चाहिए था बट ड्यू टू सम सच सर्कमस्टेंसेस मैं वहाँ नहीं जा पाई. ओके तो यहाँ पे ये वाला जो प्रॉमिस था कि मैंने उससे प्रॉमिस किया था वहाँ पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है. इसीलिए ये जो एग्रीमेंट जो था वो कैसा है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. ओके और जो हमने पहले एग्जाम्पल में देखा वो एग्रीमेंट क्या था, इन्फोर्सेबल बाय लॉ. तो वो कॉन्ट्रैक्ट था और ये क्या है, केवल एक एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया. सो बोथ दीज एग्जाम्पल शोज दैट एन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ फॉर बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट. राइट कि एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना ही होना चाहिए. This also shows another thing that the scope of an agreement is wide. जैसे मैंने आपको कहा बड़ा जो सर्कल है, स्कोप किसका वाइड है, ज़्यादा किसका है, एग्रीमेंट का है, while that of a contract is narrow. कॉन्ट्रैक्ट का छोटा सर्कल था. राइट सो एग्रीमेंट कैन बी वैलिड, invalid, right, can be moral, immoral,
can be enforceable or non-enforceable, whereas it is necessary for a contract to be valid and enforceable. तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो आपके एग्रीमेंट्स हैं वो तो कैसे हो सकते हैं, वो आपके वैलिड भी हो सकते हैं, इनवैलिड भी हो सकते हैं, एनफोर्सेबल भी हो सकते हैं और इन इनफोर्सेबल भी हो सकते हैं, राइट. लेकिन आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कैसे होंगे, हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एनफोर्सेबल बाय लॉ ही होंगे. अब यहाँ हम देखते हैं कि व्हेन एन एग्रीमेंट इज़ एनफोर्सेबल, राइट. तो यहाँ पे सेक्शन जो 10 हमने डिस्कस किया था वही सारी चीज़ें आएंगी कि कोई भी एग्रीमेंट कब इन्फोर्सेबल होगा. When it is made between two parties, there must be free consent between the parties, right. Competency of the parties, adult is written here, and is of sound mind when made for the consideration, and consideration must be lawful, where intention of the parties is to create legal liabilities. Okay, it is very important. Where consideration should be lawful, where object should be lawful, which should not be uncertain. राइट, इट मस्ट बी सर्टेन कि हम इस चीज़ के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. इट मीन्स इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, और राइट कि अगर ऐसा चीज़ होगी तो ये अग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए. विच शुड नॉट बी बाइंडिंग टू डू एनी इम्पॉसिबल एक्ट, ऐसी चीज़ जो नहीं हो सकती और हम उस चीज़ पर हम अग्रीमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट शुड नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. मैंने कहा किसी को आप मुझे फ्लाई करके दिखाओ, आई विल गिव यू 1 करोड़ रुपीज़. सो मैं उसको उस चीज़ के लिए कह रही हूँ जो कि इम्पॉसिबल है, राइट. तो यहाँ पे क्या है, ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे. अब हम देखते हैं कि व्हेन एन एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, तो यहाँ पे सारी चीज़ें कैसे हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी कि कोई भी एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल जो है कब नहीं होता. एन एग्रीमेंट, व्हेन एन एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल, कब नहीं करा सकते हैं. देखिए, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, राइट. क्योंकि हमने इसेंशियल्स में देखा कि अगर किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हमें क्रिएट करना है तो देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, और अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो दैट अग्रीमेंट शैल बी वॉइड, हम उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते. इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज़ इनवैलिड, ऑब्जेक्ट जो है वो इनवैलिड है, पार्टी इज़ इनकॉम्पिटेंट, रिस्ट्रेंट इन मैरिज, restraint in trade, restraint in legal proceedings, okay, wasting nature, contingent and impossible event. तो यहाँ पे क्या हमने देखा था कि these all are agreements, they are expressly declared void by law. इन्हें करने के लिए लॉ ने साफ साफ मना कर रखा है, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या हैं, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं. ओके, तो ये कैसे होंगे, void होंगे. अब आता है, हमने ये देखा, thus it is clear from above analysis that every contract is agreement, okay, but every agreement is not contract. अगर हमने देखा कि moral agreement था, राइट, दोनों के बीच में एक agreement था, वो moral भी हो सकता है, social contract भी हो सकता है, ठीक है. फादर ने कहा सन को कि अगर आपने अच्छे मार्क्स लाए तो मैं आपको बाइक दिलाऊंगा, ठीक है. बच्चे ने बहुत मेहनत की, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन अभी फादर ने कहा चलो नेक्स्ट ईयर दिलाऊंगा. तो वहाँ पे सन क्या करेगा, कोर्ट पे थोड़ी ना जाएगा कि ठीक है अभी मैं केस कर देता हूँ पापा के अगेंस्ट, है ना. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाएगा आपका ये. तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो. अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. इन सब चीज़ों से आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्रीमेंट जो है वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं. तो इसमें हम जो डिफरेंसेस हैं वो हम इजीली इसमें राइट डाउन कर सकते हैं. एग्रीमेंट में यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज एग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, राइट. तो एग्रीमेंट में क्या देखा हमने, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन. जबकि कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या देखा, एग्रीमेंट होना चाहिए और इट्स इन्फोर्समेंट बाय लॉ. ओके, अब एग्रीमेंट में आते हैं. इट कुड बी लीगल और इलीगल,
कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू बी लॉफुल एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ. एग्रीमेंट मे और मे नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बट कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. एरिया ऑफ एग्रीमेंट इज वेरी वाइड as it can be of any type, legal, moral, etc. Any agreement, even if not enforceable by law, remains an agreement. Area of contract is limited. The certainty of valid liability is not required in all agreements like moral, religious, but in contract, the valid liability is created between the parties. Every agreement does not require competency of the parties, free consent, sufficient consideration, etc. But if we talk about the contract, it requires competency of the parties, free consent and sufficient consideration, etc. तो यहाँ पे हमने ये देखा कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. अगर हमने ये कंसेप्ट समझ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग है, एग्रीमेंट का क्या मीनिंग है, सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते और सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है तो ईजीली वी कैन राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट. सो इन दिस टॉपिक we have discussed the differences of agreement and the contracts. Thank you. Now let's take our next question, that is define proposal, discuss essential elements of a valid contract, and what are the difference between proposal and invitation to offer. इस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ प्रपोजल क्या होता है, राइट, और किसी भी एक वैलिड ऑफर के क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं, और इसके बाद में हम ये देखेंगे कि एक ऑफ़र में और एक इनविटेशन टू ऑफ़र में, राइट, क्या डिफरेंसेस होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. ऑफ़र इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रपोजल, राइट. अगर मैं कहूँ ऑफ़र और मैं प्रपोजल तो दीज आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, राइट, कि दोनों का मतलब क्या होता है वो सेम ही होता है, राइट. तो सिनोनिम्स जो हैं ऑफ इंग्लिश लॉ वर्ड ऑफर, ऑफर इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रॉम दिस एक्सेप्टेंस अराइजेस. क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ऑफ़र होता है वो किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट की फर्स्ट स्टेज होती है. कैसे कि ए ने बी को ऑफ़र दिया, राइट, कि जब तक ए जो है वो बी को एक ऑफ़र नहीं देगा, वो प्रपोजल नहीं देगा. जैसे ए जो है वो अपना एक फ़ोन है वो सेल करना चाहता है, ठीक है, और उसने बी को बोला कि उसने अपना ये अपनी विलिंगनेस दिखाई कि आई वांट टू सेल माय मोबाइल फ़ोन. अब बी को कब पता चला, जब ए ने उसको कहा, ए ने जब उसको ऑफ़र दिया, राइट. अब बी अपनी एसेंट बताएगा कि हाँ मैं आपका फ़ोन मैं ख़रीदूँगा या फिर मैं नहीं ख़रीदूँगा, राइट. तो जब तक ए ऑफ़र नहीं देता तब तक बी को इस चीज़ की कैसे नॉलेज होती, ए वांट टू बाय हिज मोबाइल फ़ोन, ओके. तो ऑफ़र जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए आपकी फर्स्ट स्टेज होती है. इज़ इट क्लियर नाउ. अब हम कहते हैं कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस टुगेदर विद क्रिएट प्रॉमिस एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट द एग्रीमेंट. कि ए ने ऑफ़र दिया या मैं कहूँ ए ने प्रपोजल दिया बी को, बी ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर दिया. जैसे ही बी ने एक्सेप्ट कर दिया ये क्या बन गया, आपका प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया. सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट डिफाइंस द वर्ड प्रपोजल. सेक्शन 2A जो है वो प्रपोजल का मीनिंग समझाता है कि प्रपोजल होता क्या है. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. क्लियर है. जैसे मैंने आपको भी समझाया कि ए जो है वो क्या करना चाहता है, वो अपनी विलिंगनेस को बताना चाहता है किसी दूसरे पर्सन को, ओके, ताकि उसे पता चल जाए कि दूसरा जो पर्सन है, दूसरी पार्टी है, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है. अकॉर्डिंग टू पोलक,
अब यहाँ पे कुछ लीगल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने भी जो अपने व्यूज़ हैं किसके लिए, प्रपोजल के लिए, वो उन्होंने रखे हैं. लेट्स गो थ्रू इट. पोलक क्या कहते हैं, ऑफर मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ एनी पर्सन ऑफ हिज विल टू बिकम अ पार्टी ऑफ एनी एग्रीमेंट. राइट. तो यहाँ पे जो पर्सन है वो अपनी विल, अपनी इच्छा को बता रहा है कि वो भी क्या करना चाहता है, वो उस अग्रीमेंट का एक पार्ट बनना चाहता है. ओके. अब देखते हैं हम चेटी, वो क्या कहते हैं, प्रपोजल और ऑफर इज़ अ प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट. कि या तो मैं क्या करूँगा, मैं ये चीज़ करूँगा या मैं नहीं करूँगा, इस चीज़ के लिए वो एक प्रॉमिस कर रहे हैं. ओके. सो वन पर्सन अंडर an offer, one person who is called the proposer or offerer expresses his willingness or desire to any other person. ऑफरर जो है वो अपनी विलिंग को, अपनी विल को एक्सप्रेस कर रहा है अनदर पर्सन बी को, राइट, एक्सप्रेस कर रहा है. सच डिज़ायर और विलिंगनेस इज़ टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट. और वो विलिंगनेस कैसी हो सकती है कि मैं इस चीज़ को करना चाहता हूँ या फिर मैं इस चीज़ को नहीं करना चाहता हूँ. तो आपके क्या इस पर अपने ओपिनियन हैं? आर यू रेडी विद इट? राइट. द पर्पज़ ऑफ सच डिज़ायर और विलिंगनेस इज़, अब ये जो अपनी इच्छा उसको दिखा रहा है, उसका पर्पज़ क्या है? टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट. ओके. तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया था, आपको चीज़ क्लियर होगी कि जब तक मैं अपनी मन की बात किसी को कहूँगी नहीं, तब तक सामने वाले को कैसे समझ में आएगा. ठीक है. अब मैं मन में सोच रही हूँ कि मेरा लैपटॉप बहुत पुराना हो गया है और मैं नया लूँगी, तो मैं इसको सेल कर दूँ. तो जब तक मैं किसी को नहीं कहूँगी, जब तक मैं किसी को ऑफ़र नहीं दूँगी, तब तक क्या होगा? क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है? हो सकता है कोई दूसरा वेट ही कर रहा हो कि भाई मुझे एक पुराना लैपटॉप मिल जाए थोड़े से कम पैसों में. राइट. तो जैसे मैं ऑफ़र दूँगी वो बोल देगा यस आई एम रेडी. ठीक है. तो दूसरे पर्सन की एसेंट जानने के लिए क्या पर्पज़ होता है उस ऑफरर का, वो ऑफ़र देता है. अब एक इलस्ट्रेशन से और क्लियर होगा. अब वन पर्सन ए wants to sell his vehicle for ₹75,000 and for this purpose expresses his desire to B को उसने बताया so that he can allow him to buy. Right? Here the desire of A can be called offer or proposal. अब मुझे लगता है कि इस इलस्ट्रेशन से एकदम क्लियर हो गया होगा, हमें समझ में आ गया होगा कि प्रपोजल का क्या मीनिंग है. नाउ लेट्स गो थ्रू इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ ऑफर. अब ऑफ़र में हम चीज़ें ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या इसेंशियल्स होने चाहिए. लाइक प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज़ होने चाहिए, वरना एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन किसी को ऑफ़र दे सकता है, अपने आप को तो वो ऑफ़र दे नहीं सकता. ऑफ़र शुड बी क्लियर, राइट, कि वो स्टेटमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए. इट शुड नॉट बी एम्बिजियस. राइट. तो ये सब चीज़ों को हम लोग वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. सो प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज़, तो जैसे मैंने देखा कि ऑफ़र रिक्वायर्स टू पर्सन्स, right, because a person can express his willingness to do or not to do at any act only before another person. Okay, so the main purpose of the offer is to obtain the assent of the other person, which is only possible when there are two persons. Okay, तो कम से कम कितने होने चाहिए? Presence of two parties are necessary. Second, offer to do or not to do an act. अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि ऑफ़र जो है वो किसी चीज़ को करने के लिए, टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट. ओके. अब मैंने ये क्या कहा कि एक तो ये चीज़ कि मैं अपना जो फ़ोन है वो मैं आपको सेल करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? टू डू एन एक्ट, कि आप क्या करें, इसको बाय कर लें, है ना. और एक ये चीज़ कि मैं कहीं जा रही हूँ, मेरी चीज़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ोगे आप. ठीक है. इसके साथ कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, कोई नहीं छेड़ेगा इसको, तो मैं नहीं छेड़ने के लिए कह रही हूँ. तो यहाँ पे मैं किस चीज़ के लिए कह रही हूँ? नॉट टू डू एन एक्ट. ओके. तो यहाँ पे देखिए, ऑफर मस्ट बी इन रेस्पेक्ट ऑफ डूइंग और नॉट डूइंग एन एक्ट, दैट इज इट शुड नॉट बी मेयरली अ स्टेटमेंट. The language of the offer should be such that the other person could give his assent or consent to the willingness of the offerer. Is it clear? Third one is
द पर्पज ऑफ ऑफर मस्ट बी टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ एनी अदर पर्सन। कि ऑफ़र हमने दिया है उसका पर्पस क्या होना चाहिए, जो दूसरा पर्सन है उसके एसेंट लेने का। ओके, सो टू whom it is made, otherwise it shall not be treated as lawful offer। कि ए जो है वो क्या करना चाहता है, वो डिज़ायर, उसका मन है कि ये जो लैपटॉप है मैं सी को दे दूँ, ठीक है, तो ये जो ऑफ़र है वो सी को ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कह रही हूँ, टू मस्ट ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट पर्सन टू whom इट इज़ मेड, है ना। मुझे अपना ये जो मोबाइल है वो सी को मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको दे दूँ, तो ऑफ़र मैं उसको दे दूँ, ठीक है, तो मुझे सी को ही क्या करना पड़ेगा, वो ऑफ़र मुझे उसको देना होगा। टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ सी। ऑफ़र इज़ डेफिनेट, क्या होना चाहिए यहाँ पे, इट शुड बी क्लियर, राइट, कि स्टेटमेंट जो है कि मैं जो ऑफ़र दे रही हूँ आपको वो क्लियर होना चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है वो एम्बिगियस नहीं होना चाहिए। कि एम्बिगियस मीन्स विच इज़ नॉट क्लियर, कि साफ साफ समझ में नहीं आ रहा कि आप ऑफ़र क्या दे रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, राइट। सो ऑफ़र शुड बी giving a definite meaning, that is it should be clear. Doubtful and unclear offer is meaningless, okay, and person giving acceptance should clearly understand what the offerer wants। तो जब तक जो एक्सेप्टर है उसे ये समझ में नहीं आएगा कि वो ऑफ़र जो है वो किस लिए दिया जा रहा है, वो चीज़ क्लियर नहीं होगी ऑफ़र, तो तब तक उसकी अगर एसेंट मिल भी गई तो वो भी क्या है, वो वैलिड नहीं होगी। ओके, तभी तो कहते हैं कि मीटिंग ऑफ माइंड, कि मैंने आपको जो कहा वही सेम चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, तभी तो क्या होगा, वो फ्री कंसेंट हम उसको कंसिडर करेंगे। ओके, इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ऑफर्स टू बी टू सेल 10 बेल्स ऑफ क्लॉथ। यहाँ पे है 10 बेल्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है, 10 कपड़े की, जैसे जो कहते हैं ना गांठ के पैकेट्स बना के हमने रख दिए। दिस ऑफर इज अनक्लियर एंड एम्बिगियस बिकॉज इट डज नॉट शो विच टाइप ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ कैसा होगा वो क्लियर नहीं है, कॉटन होगा, रेयन क्लॉथ होगा। तो यहीं पे जो स्टेटमेंट है इट शुड बी डेफिनेट और क्लियर होना चाहिए। ओके, ऑफर शुड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर जो ऑफ़र है वो कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो क्रिएट होने चाहिए, वो अराइज होने चाहिए बिटवीन द पार्टीज। Where any offer does not create legal rights and obligations, there such offer shall have no importance for the purpose of contract, like an invitation for dinner or an offer for movie, right? कि हमने कहा कि चलो आप आज मैंने आपको इनवाइट किया डिनर पे, या फिर मैंने मूवी के टिकट ले लिया आपके, और आप किसी भी रीज़न से नहीं आ पाए, तो वो मूवी का जो टिकट है वो तो वेस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, कि यहाँ पे मैंने आपको ये बोला कि मॉरल मेरी ड्यूटी थी कि भाई मुझे आना चाहिए था मूवी देखने के लिए, और मैं नहीं आ पाई तो भी आपका जो पैसा है थोड़ा वेस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें जो है आपकी किस में आती हैं, आपका यहाँ पे कोई मैं कहूँ कि लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे जो ऑफ़र जो होते हैं वो कोई भी आपके लीगल ऑब्लिगेशंस जो है वो क्रिएट नहीं करते। लेकिन ऑफ़र के जो इसेंशियल्स हैं उसमें हमने क्या कहा, लीगल जो लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस है वो क्रिएट होनी ही होनी चाहिए। इन दिस रिस्पेक्ट Balfour versus Balfour, it is a very good case in this regard. In this case, the trade of the husband was in Sri Lanka and wife was residing in England. Husband promised to his wife that so long she will reside in England for the improvement of her health, he will pay a certain amount per month as maintenance. As no legal rights and obligations are created by this offer or promise between the parties, it was not held to be enforceable by the court. तो इस केस में क्या कहा गया कि इनके बीच में कोई भी लीगल जो ऑब्लिगेशंस थे वो क्रिएट नहीं हुए, इसीलिए यहाँ पे क्या कहा, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, a lawful offer also requires that it should be legally communicated to the
promisee. The communication can be written or oral. Okay, written भी हो सकता है, oral भी हो सकता है, and it can be done through telegraph है, post है, telephone है, telegram है, fax है, अभी हम कहते हैं email के थ्रू. ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा जो ऑफ़र है वो सामने वाला, राइट, जो एक्सेप्टर है उसके पास में पहुंचना चाहिए. या फिर मैं कहूँ जो ऑफ़र दे रहा है, ऑफरर है या जो प्रपोजर है, ये चीज़ प्रोमिसी तक, राइट, वहाँ पे पहुँचनी चाहिए. इसको क्या कहा हमने? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र. और इसका जो मोड है वो कैसे भी हो सकता है, टेलीफोनिक हो सकता है, टेलीग्राम, फैक्स, कुछ भी हो सकता है. ओके, बट द थिंग रिक्वायर्ड इज दैट इट कम्स इन द नॉलेज ऑफ द प्रोमिसी. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस केस, राइट, कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तो होना ही होना चाहिए. अब आता है अपना ऑफ़र कंडीशंस शुड बी क्लियर एंड रीडेबल. जैसे कि हमने अभी देखा कि जो ऑफ़र की जो भी कंडीशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, राइट, कि जिसको देखते ही सामने वाली जो पार्टी है उसको समझ में आ जाए कि इनके माइंड में क्या चीज़ है. ठीक है, ये ऑफ़र क्यों देना चाहते हैं, ठीक है, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो वो क्लियर होना चाहिए. ओके, और अगर वो उसकी लैंग्वेज जो है अगर वो क्लियर नहीं है तो वो मीनिंगलेस है. So let's take one example of lottery ticket. Okay, it has been held in this case, Special Secretary, Finance Department, Rajasthan Government versus G. Venkataraman, that if the condition mentioned at the back of a lottery ticket are in such small letters that they cannot be read, then their performance shall not be binding. आपने क्या कर दिया, कंडीशंस आपने लिख दी, लेकिन वो इतना छोटा छोटा लिखा आपने कि आप क्या कर रहे हो, आप उसको इजीली रीड आउट ही नहीं कर पा सकते. ठीक है, आप रीड आउट नहीं कर पा रहे हो उसको. तो वहाँ पे क्या लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं इंटेंशन ऐसा है कि सामने वाला उसको पढ़ ही नहीं पाए, इसीलिए आपने बहुत छोटे छोटे लेटर्स में उसको लिखवाया है. ओके, तो क्या होगा, ऑफर के जो कंडीशंस हैं इट मस्ट बी क्लियर होने चाहिए. इट मीन्स वो इतने उनका साइज़ इतना तो होना चाहिए था कि सामने वाला जो भी पार्टी है वो उसको अच्छे से रीड कर पाए, रीडेबल तो हो वो चीज़. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ़र बीइंग जनरल और स्पेसिफिक. अब हम यहाँ पे बात आती है कि जो ऑफ़र है यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो आपका ऑफ़र होता है जनरल ऑफ़र और एक होता है आपका स्पेसिफिक ऑफ़र. जैसे नाम से ही क्लियर होता है कि स्पेसिफिक, इट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को, जैसे ए ने कहा बी को, तो यहाँ पे बी स्पेसिफिक है. और अगर मैं कहूँ जनरल के लिए कि एक ऑफ़र जो सबके लिए है वो जनरल ऑफ़र है. ओके, इसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि जनरल ऑफ़र इज़ नॉट फॉर एनी पर्सन स्पेशल बट इट इज़ फॉर द होल वर्ल्ड. क्लियर है? इन सच an offer, any person on following the condition of offer can create a contract. यहाँ पे क्या है, अब जनरल ऑफ़र दे दिया मैंने, हर एक पर्सन के लिए वो ऑफ़र अवेलेबल है, तो कोई भी पर्सन उसने जो ऑफ़र जनरल ऑफ़र मैंने दिया, अब जैसे मैंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया या किसी ने भी एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या कर सकते, वो पार्टी बन सकती है. क्लियर? सच ऑफ़र आर जनरली डन थ्रू न्यूज़पेपर. इस तरीके के जो ऑफ़र्स है, जनरल ऑफ़र जो हैं वो उसका अच्छा सा एक मीडियम क्या है, न्यूज़पेपर. ओके, इन दिस रिलेशन देयर इज़ वन वेरी गुड एग्जांपल, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, एक लीडिंग केस है ये. तो यहाँ पे हम इसके जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. इन दिस कॉन्ट्रैक्ट Carbolic Smoke Bowl Company gave an advertisement in the newspaper that if any person consumes medicines manufactured by them thrice a day for a week, ठीक है, for 2 weeks, 2 weeks तक आपको लेना है. 1 डे में आपको 3 टाइम्स ये जो मेडिसिन है वो आपको लेनी है. जो कौन सी कंपनी ने बनाई है, जो कि आपकी ये जो कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी है उसने बनाई है. देन ही वुड नॉट सफ़र फ्रॉम इन्फ्लुएंजा. अगर कोई ऐसा करता है तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा. ये कंडीशंस थी, राइट.
even on its consumption any person gets influenza, then he would be given an award of 1,000 pounds by the company. तो यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ कर दिया कि अगर ऐसा करने के बाद में भी अगर किसी को हो जाता है इन्फ्लुएंजा तो वो उनको 100 पाउंड्स देंगे. प्लेंटिफ, अब यहाँ पे प्लेंटिफ कौन है? कार्लिल, राइट, कि जो कोर्ट में केस लेकर के गया, जिसने सूट फाइल किया. प्लेंटिफ मिसेस कार्लिल consumed the medicine as per direction of the company, even then she got influenza. जैसे जैसे का जो कंडीशंस बताई थी कंपनी ने, उन्होंने उनको फॉलो करते हुए उन मेडिसिन को लिया, तब भी उनको क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा. तो डेफिनेटली अब वो किसके लिए गई हैं कोर्ट में? वो था जो 100 पाउंड्स की बात की थी, वो उनको क्लेम करने के लिए गई हैं. सो कार्लिल इंस्टीट्यूटेड अ केस सूट अगेंस्ट कंपनी to get that 100 pounds amount of award. Clear? An argument was made by the company that no offer was made before the plaintiff, so he has no right to get award. अब कंपनी यहाँ पे क्या कह रही है कि हमने डायरेक्ट जो प्लेंटिफ है उससे कोई हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, मैंने उसको कोई ऑफर नहीं दिया था. अब ये कंपनी क्या कर रही है? वो अपने आर्ग्यूज रख रही है, ठीक है, इस चीज़ का वो डिफेंस ले रही है. कंपनी ने क्या कहा कि मैंने जो कार्लिल है जो प्लेंटिफ है उसको ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया था. By rejecting the above argument and accepting the suit of plaintiff, the court held that advertisement given in newspaper is an offer for public and any person can accept this. राइट तो यहाँ पे क्या कहा कोर्ट ने? इस चीज़ को कंपनी को उसने मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जो कंपनी है वो अपने पार्ट पे क्या है? वो फॉल्टी है. कि ऑफ़र कैसे नहीं हुआ? क्या कहा कोर्ट ने? कि एक जनरल ऑफ़र था, पब्लिक के लिए ऑफ़र उसको समझा जाएगा. क्यों? क्योंकि ये वाली जो ऐड है वो किस में दी आपने? न्यूज़पेपर में दी, ठीक है. तो वो क्या है? जनरल ऑफ़र है और कंडीशंस जो हैं वो सब अच्छे से उन्होंने पूरी की हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कंसिडर किया? इसको जनरल ऑफर माना. तो लीडिंग केस है और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका केस है. अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ऑफर. सो स्पेसिफिक ऑफर इज़ फॉर एनी पर्सन स्पेशल और ग्रुप स्पेशल एंड ऑन फॉलोइंग द कंडीशंस ऑफ ऑफर इट बिकम्स एन एग्रीमेंट. इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. ए मेक्स एन ऑफर टू बी टू सेल हिज व्हीकल. This is a specific offer which can be accepted by B only. ठीक है, B को मैंने ऑफर दिया है, स्पेसिफिक पर्सन है, तो B ही क्या कर सकता है? उसको एक्सेप्ट कर सकता है, C उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट. जबकि अगर हम बात करते हैं हम जनरल ऑफर की, तो वहाँ पे C, D, E, F कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन इस केस में केवल B ही कर सकता है. इसीलिए क्या है आपका ये स्पेसिफिक ऑफर. Now let's go through differences between the proposal and the invitation to offer. अब क्या अंतर होता है प्रपोजल में और इनविटेशन टू ऑफर में, हम लोग इसको देखते हैं. तो हमने ये देखा कि प्रपोजल मीन्स दैट वन पर्सन ऑफर्स टू अनदर पर्सन, राइट. कि हमने वहाँ देख लिया कि जो ऑफरर है वो सामने वाले पर्सन को वो अपनी विलिंगनेस जो है वो बता रहा है, ठीक है, कि भाई मैं ये चीज़ को सेल आउट करना चाहता हूँ, ताकि सामने वाले की भी डिज़ायर पता चल जाए कि वो उसको लेगा या फिर नहीं लेगा, ठीक है. जैसे हमने डेफिनेशन में भी देखा, प्रपोजल मीन्स दैट वन पर्सन ऑफर्स टू अनदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट ऑन विच द अदर पर्सन टू विच ही इज ऑफरिंग गिव्स हिज कंसेंट. Thus, in a proposal, one person places an offer to another to do or not to do an act. तो ये तो प्रपोजल हुआ हमारा. अब हम देखते हैं इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है. तो ये देखिए, इन्विटेशन टू ऑफर, द फाइनल डिज़ायर टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट इज नॉट एक्सप्रेस्ड. यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं होती, ठीक है. In this, mere knowledge or information is obtained from each other. Following can be its example. देखते हैं. Asking rate by one, telling rate by another person, advertisement of auction, tender, rate list of goods of the firm, okay, prospectus of the company. आइए इसको एक
एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। इनविटेशन टू ऑफर, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं मॉल में जाती हूँ, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस रखी हुई हैं और सब पर क्या लगा हुआ है, रेट लगा हुआ है, राइट। तो वहाँ पे वो जो डिस्प्ले क्या हुआ है ब्यूटीफुल ड्रेसेस का, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफ़र, कि जिसको चाहिए वो आकर के उसको ले सकता है, राइट। अब मैंने किसी का पूछा कि ओके व्हाट्स द प्राइस, या फिर मैंने खुद ने टैग देख लिया, तो अब वो मेरी इच्छा है कि मुझे उसको लेना है या नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मेयर नॉलेज की मैं बात कर रही हूँ। फाइनल मेरी जो डिज़ायर है कि हाँ मैं इसको लूँगी या फिर मैं उसको नहीं लूँगी। ऑफ़र में तो क्या हमने देखा कि ऑफ़र मैंने आपको सीधा सीधा कहा कि मैं करना चाहती हूँ, मैं इसको बेचना चाहती हूँ, और आपने कहा कि हाँ मैं इसको ख़रीद लेती हूँ। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफ़र में सारी की सारी चीज़ किस पे जाती है, ये जो प्रॉमिसी है इस पर जाती है, ठीक है, कि आप उसकी इच्छा होगी तो वो उस चीज़ को ले भी सकता है, अदरवाइज़ उसको नहीं भी ले सकता, ठीक है। इट मीन्स जैसे सेल लग रखी है तो सेल वो क्या है, डिस्प्ले, वो चीज़ें तो हमारे लिए ही है, लेकिन वो केवल इनविटेशन टू ऑफ़र है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या, ओके जैसे आप रेस्टोरेंट में गए अपने खाना खाने, ठीक है, आपने मेन्यू कार्ड लिया और वहाँ पे देखा हर एक डिशेस की जो प्राइस है वो आगे लिखा हुआ है, तो इनविटेशन टू ऑफ़र है। वो आपको नहीं कह रहे कि नहीं सर आपको तो पर्टिकुलर यही वाला डिश खाना है, आपको वो ऑफ़र नहीं दे रहे आपको, वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। इनविटेशन टू ऑफ़र, नाउ इट्स अप टू यू विच वन यू वांट टू हैव, आपको कौन सा खाना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इनविटेशन टू ऑफ़र क्या है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑक्शन, कि भाई यहाँ पे एक ऑक्शन लग रही है, सबको पता चल गया, जो भी इंटरेस्टेड है वो आप आ जाओ, पर्टिकुलर किसी एक चीज़ किसी एक पर्सन को नहीं कहा, और वो वहाँ पे जाकर के उस चीज़ को ले ले, इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बार होता है ना मॉल में केवल घूम कर आ जाते हैं वहाँ से ज़रूरी नहीं कि कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी ज़रूरी है हमको, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है आपकी इनविटेशन टू ऑफ़र है। अब इसमें हार्वे वर्सेस फेसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ओके, एक इम्पॉर्टेंट केस है हार्वे वर्सेस फेसी का। अब इसमें देखते हैं हम कि plaintiff sent another telegram to the defendant saying, "We agree to buy bumper hall pen for ₹900. The defendant refused to sell that property." In suit, the plaintiff contended that the telegram from the defendants quoting lowest price was an offer and the same had been accepted by the plaintiff. What was held in this court? The court did not agree with the arguments and held that the intimation of the price of the property was mere a reply to the plaintiff question and not a proposal. Right? कि अगर मैंने पूछा कि ये चीज़ कितने रुपए का है और उन्होंने आपको प्राइस बता दी, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उसने मुझे ऑफ़र दे दिया इस चीज़ का, ठीक है। वो केवल क्या है आपका एक इनविटेशन टू ऑफ़र है, राइट। उसको हम ऑफ़र भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस प्रपोजल में और इनविटेशन टू ऑफ़र में क्या डिफरेंसेस होते हैं। प्रपोजल में अ फाइनल डिज़ायर टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट इज एक्सप्रेस्ड, वो एक्सप्रेस किया जाता है, ओके। इनविटेशन टू ऑफ़र में in this only information for an act special or thing special is obtained, okay. Proposal is capable of being accepted, it is not capable of being accepted. It is made with the purpose of giving assent to do or not to do a particular act to make it binding. It does not have anything like obtaining consent or binding it, ठीक है। यहाँ पे तो क्या कर दिया हमने, लिस्ट लगा दी, आपकी इच्छा है तो आप उसको लीजिए, आपकी इच्छा है नहीं है तो आप उसको नहीं लीजिए। वो केवल एक इनविटेशन टू ऑफ़र है। इट हैज़ अ कैपेसिटी टू मेक एन एग्रीमेंट, राइट, कि अगर प्रपोजल, अगर मैंने ऑफ़र दिया, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, एक अग्रीमेंट बन जाएगा। इट डज़ नॉट हैव एनी सच कैपेसिटी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। Acceptance of offer result into creation of legal rights and obligations between the parties. It does not have anything like creation of legal rights and obligations between the parties. Its nature is not like talking each other. Its nature is like talking each other, right? कि मैंने कहा मेन्यू कार्ड, वो आपको बता रहा है
कि इसका रेट इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, राइट। तो वहाँ पे क्या है, टॉकिंग ईच अदर, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका नेचर ऐसा नहीं होता। सो दीज वर सम डिफरेंसेस बिटवीन द प्रपोजल एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर हमको बिल्कुल समझ में आ गया है कि कोई भी जो अग्रीमेंट अगर हो रहा है उसकी फर्स्ट स्टेज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो किससे स्टार्ट होती है, वो ऑफर से ही स्टार्ट होती है। जबकि इन्विटेशन टू ऑफर जो है वो उससे टोटली डिफरेंट है, राइट। हमने इसमें जनरल ऑफर को देखा, स्पेसिफिक ऑफर को देखा, राइट। तो अब अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। लेट्स टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइन एक्सेप्टेंस, डिस्कस द इसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। और ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट, सॉरी, अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्या पूछा जा सकता है, डिफाइन एक्सेप्टेंस और व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो इस क्वेश्चन में हम क्या समझेंगे, एक्सेप्टेंस का मीनिंग हम समझेंगे, राइट, कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। ओके, तो अब हम चलते हैं कि प्रपोजल हमने देखा, राइट, कि जो ऑफर है इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एग्रीमेंट। तो क्या कह सकती हूँ कि जो एक्सेप्टेंस है, राइट, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। क्योंकि मैंने ऑफ़र तो मैंने क्या कर दिया, ऑफ़र मैंने दे दिया, लेकिन जब तक इस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस नहीं होती, जो दूसरी पार्टी है वो जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करती, तब तक ये प्रॉमिस नहीं बनता, राइट। तो और प्रॉमिस नहीं बनता, फिर इसमें कुछ कंसिडरेशन नहीं बनेगा, तो क्या है, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ओके, तो किसी भी एग्रीमेंट में ऑफर जितना इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका एक्सेप्टेंस होता है, तभी जाकर के किसी भी अग्रीमेंट का या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। एन एसेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टेंस। अब जहाँ हमने देखा ऑफर मैंने कहा या मैंने प्रपोजल कहा, दे आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे मैं एसेंट कहूँ या मैं एक्सेप्टेंस कहूँ, दीज आर ऑल्सो सिनोनिम्स ऑफ each other. Acceptance play a very important role in the creation of contract. Until an offer is accepted, it is meaningless. An offer of acceptance becomes promise, and promise with consideration take the form of a agreement. Definitions हम देख लेते हैं। Section 2B of the Indian Contract Act defines the word acceptance. सेक्शन 2B जो है वो एक्सेप्टेंस के बारे में क्या कहता है, लेट्स सी। व्हेन द पर्सन टू होम, ए जो है वो बी को, राइट, ऑफर दे रहा है, ए इज ऑफरर, बी इज प्रॉमिसी, राइट। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Right? A proposal when accepted becomes a promise. ए ने ये कहा कि मैं अपना घर जो है मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, और बी ने कहा आई एम रेडी टू परचेज योर होम, हाउस। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ए ने ऑफ़र दिया, राइट, बी ने क्या कर दिया, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो जैसे ही इसने एक्सेप्ट कर लिया वो क्या बन गया है, आपका प्रॉमिस बन गया है। अकॉर्डिंग टू एंसन, क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स और बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ द प्रपोजर एज पर द कंडीशंस मेंशन इन द प्रपोजल। कि जिस तरीके से जो प्रपोजर है या जो ऑफरर है उसने कहा कि आपको इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, मेरे ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर ये जो प्रॉमिसी है, ओके, और द पर्सन टू होम द ऑफ़र इज़ मेड, ये उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका एक्सेप्टेंस कहलाती है, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस कहलाती है आपकी, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं
According to Professor McConnell, the consent without any condition to the prayer of proposer is acceptance. The consent without any condition, it means you have to accept the offer as it is. जिस तरीके का उसने आपको ऑफर दिया है, आपको वैसे की वैसे क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है. Thus an assent to any offer or proposal or signifies his assent to it is called the acceptance. Acceptance can also be made through telegram. Telegram के थ्रू भी हो सकती है आपकी acceptance, like, और टेलीफोनिक भी हो सकती है. Now there is a very important or famous quotation is here, which is given by the Anson. Acceptance to an offer is what a lighted match is to a train of gunpowder. Right? तो जो एंसन है उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स में बताया है कि एक्सेप्टेंस जो है वो क्या होता है. अगर मैं ऐसा कहूँ कि बहुत सारा राइट कि गन पाउडर है और वहाँ पे मैं एक मैच स्टिक मैं लेके गई और मैंने वहाँ पे जैसे ही मैं उसके पास लेके गई तो जैसे ही गन पाउडर जो है वो मैच स्टिक के कांटेक्ट में आता है, क्या हो जाएगा, फायर, आग जल जाएगी. ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे ही मैंने ऑफ़र दिया और सामने वाली पार्टी ने उस ऑफ़र को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया तो वो फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. अब हम देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है. लेट्स सी. सबसे पहले जो अपना जो फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है वो है एक्सेप्टेंस शुड बी विदाउट कंडीशन. राइट, कि एक्सेप्टेंस जो है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, विदाउट कंडीशंस होनी चाहिए. इफ इट इज एक्सेप्टेड विद ऑल्टरेशन then it shall neither create legal rights and obligations between the parties nor form a contract. अगर आपने उससे थोड़ी सी भी आपने क्या किया, उसमें ऑल्ट्रेशन किया, उसमें कुछ भी आपने चेंजेस करना चाहा तो वो कोई भी लीगल राइट या ऑब्लिगेशंस जो है वो क्रिएट नहीं करता और ये समझा जाएगा कि उन दोनों पार्टीज़ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म नहीं हुआ है. इफ़ एक्सेप्टेंस इज मेड विद कंडीशन इट इज़ कॉल्ड काउंटर ऑफर. और उसको क्या कहेंगे हम, उसको काउंटर ऑफर कहेंगे. टू मेक इट मोर क्लियर आई एम टेकिंग वन इलस्ट्रेशन हियर. ए ऑफर्स टू बी टू सेल हिज वॉच फॉर ₹200. राइट, ए ने क्या ऑफर दिया, 200 रुपीज़ में वो अपनी वॉच बी को सेल कर देगा. बी अग्रीज टू बाय इट फॉर ₹150. बी ने क्या कहा कि ओके आई एम रेडी, मैं आपकी वॉच ले लूँगा, लेकिन कितने रुपीज़ में, 150. ओके, ए ने ऑफर 200 रुपीज़ के लिए दिया था, बी अग्री हो गया है, लेकिन यहाँ पे ऑल्ट्रेशन क्या कर दिया है, वो 150 रुपीज़ वहाँ पे देना चाह रहा है. तो क्या कर दिया, 200 रुपीज़ से उसने कुछ ऑल्ट्रेशन कर दिया. तो यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा, इसको हम क्या कहेंगे, काउंटर ऑफर कहेंगे. इसको काउंटर करते हैं ना, इसने कहा मैं 200 में दूंगा, इसने कहा नहीं ले तो लूँगा लेकिन मैं तो 150 ही दूंगा, तो दैट इज़ कॉल्ड काउंटर ऑफर. लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट. राइट, एक्सेप्टेंस शुड बी विदाउट कंडीशंस. अगर 200 में इसने बोला तो बी जो है 200 में ही इसको लेने के लिए रेडी होना चाहिए, तब तो वो एक्सेप्टेंस कैसी है, आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस है. नेक्स्ट हम देखते हैं नॉलेज ऑफ ऑफर टू द एक्सेप्टर. राइट, तो यहाँ पे सेकेंड जो एसेंशियल एलिमेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों, क्योंकि जब तक सामने वाले को, एक्सेप्टर को ये नहीं पता कि वो किस चीज़ के लिए वो उसको ऑफ़र दे रहा है. ठीक है, ए जो है इस अपना पेन जो है इसको सेल आउट करना चाहता है, लेकिन बी को पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में. ठीक है, तो वो अपनी एक्सेप्टेंस कैसे देगा, तो कम्युनिकेशन होना चाहिए. सो इट शैल बी मेड बाय दैट पर्सन टू whom offer was made. Right, he had the knowledge of offer at the time of acceptance. नॉलेज होना चाहिए उसको. ठीक है, कि ये ऑफ़र है और तब जाकर के तो वो उसके लिए क्या कर देगी, अपने एक्सेप्टेंस उसको दे के. सो द एक्सेप्टेंस शुड बी मेड ओनली
that by person to whom the proposal has been made and who knows that proposal. वही पर्सन एक्सेप्टेंस दे सकता है जिसको वो ऑफ़र दिया जा रहा है, या वो पर्सन जिसको उस ऑफ़र के बारे में पता है, तभी तो उसके बारे में क्या देगा, वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा. लालमन वर्सेस गौरी दत्त का जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए. एक्सेप्टेंस बाय एनी अदर पर्सन हैज़ नो इम्पॉर्टेंस. ऑल्सो एन एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर इज़ वर्थलेस. जब तक आपको किसी चीज़ की जो ऑफ़र है उसकी आपको नॉलेज ही नहीं है, राइट, तो आप उसके लिए आप अपनी एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो. तो ये नहीं समझा जाएगा कि आप दोनों के बीच में क्या है, किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है. एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर. अब यहाँ पे आता है कि सेक्शन 7 क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन दैट फॉर्म इन विच द ऑफर रिक्वायर्स इट टू बी मेड. जैसे कि एक्सेप्टेंस, जैसे ऑफरर जो है उसने क्या कहा, वो ये चाहता है कि एक्सेप्टेंस जो है इट शुड बी मेड बाय द टेलीग्राम. तो आप टेलीग्राम के थ्रू ही उसको एक्सेप्टेंस दोगे. ओके, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ये एक स्पेसिफिक नहीं है कि आपको एक्सेप्टेंस इसके थ्रू ही देनी है, तो वहाँ पे क्या है, कोई भी रीजनेबल मोड आप ले सकते हो. ठीक है, कि मैंने आपको क्या कि मैंने फ़ोन कर दिया कि ये ऑफ़र है, और आपने भी मुझे ठीक है फ़ोन करके बाद में उसका रिप्लाई बता दिया, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, या आपने मुझे लेटर पोस्ट कर दिया, या आपने मुझे मेल कर दिया. तो वो चीज़ें कब होंगी, जब एक मतलब वहाँ पे एक प्रोसीजर मैंने आपको नहीं बताया है, तो आप किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करके आप मुझे एक्सेप्टेंस बता सकते हैं. लेकिन अगर मैंने आपको कहा नहीं, आप तो मुझे मेल ही करोगे पर्टिकुलर, तो उस सिचुएशन में आपको मुझे मेल ही करना पड़ेगा. क्लियर है, तभी मैं उसको एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानूंगी. श्री जय महल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस जिनीत केमिकल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड. In this case, it was held an acceptance for any offer cannot be kept open for an indefinite time. इस केस में क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि जो एक ऑफ़र है वो भी क्या है, आपका एक रीज़नेबल टाइम में होना चाहिए. ठीक है, मैंने आपको आज ऑफ़र दिया है और आप मुझे 2 साल बाद में बोल रहे हो कि हाँ मैम कि आई एम रेडी ओके टू एक्सेप्ट दिस ऑफ़र. तो एक रीज़नेबल टाइम होना चाहिए. इस केस में ये कहा गया. एक्सेप्टेंस शुड बी एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और कंडक्ट. अब जो एक्सेप्टेंस है वो कैसा है, आप बाय वर्ड्स के थ्रू कह सकते हो या फिर बाय कंडक्ट के थ्रू. इट मीन्स कंडक्ट के थ्रू अगर हम समझे तो आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे मुझे ये समझ में आ गया कि यू हैव एक्सेप्टेड माई ऑफर. ओके, एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय एक्ट, ओमिशन और कंडक्ट. इट cannot be only mental, that is mental acceptance is not accepted. यानी कि मेंटल एक्सेप्टेंस कि मैंने क्या किया, मन में ही मैंने सोच लिया, राइट, कि हाँ मैं ये जो ऑफ़र मुझे मिला है मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगी. मेंटल एक्सेप्टेंस केवल माइंड में ये चीज़, ना तो मैंने आपको वर्ड्स ओरली मैंने आपको कहा, ना मैंने आपको रिटन करके दिया, ना ही मैंने आपको ऐसा कुछ काम करके दिखाया जिससे आपको लगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन योर ऑफर और आई विल एक्सेप्ट योर ऑफर, राइट. तो वहाँ पे जो मेंटल एक्सेप्टेंस है it is not considered as a valid acceptance, right. In this respect, in important cases of Feldhaus versus Bindley, plaintiff wrote a letter to his nephew to make an offer to buy his horse for 30 pounds. It was also written in the letter that if reply to the letter is not received, then it shall be understood that the horse has been bought. Nephew did not give the reply. When the case came to the court does not consider it as an acceptance. ठीक है, कोर्ट ने क्या कहा, इसको एक्सेप्टेंस उसको कंसिडर नहीं किया इस केस में. Communication of acceptance. It is not sufficient to make acceptance only, right. केवल एक्सेप्टेंस हो गई है वो ही सफिशिएंट नहीं होगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए. It is also required to be communicated to the offerer, right. A ने एक ऑफ़र दिया B को, right. B ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया.
लेकिन जब तक इस एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं होगा ए को, तब तक ए को कैसे पता चलेगा कि बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है. ओके, सो कम्युनिकेशन must be done to the offerer. In other words, we can say the knowledge of acceptance is required to be made to the offerer. In this respect, Powell versus Lee, it is a very good example of it. Plaintiff took an interview to the selection committee. Plaintiff was selected but was not informed for it. Plaintiff filed a suit in the court. The court held that because of the decision of the selection committee was not informed to the plaintiff, any type of contract between the parties was not created. Right? तो वहाँ पे क्या किया, उसको कम्युनिकेशन किया ही नहीं गया था उसको. ठीक है, प्लांटिफ को. तो कम्युनिकेशन तो क्या है, इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड. कम्युनिकेशन होना चाहिए. ठीक है. एक्सेप्टेंस शुड बी मेड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑफरर. जब तक ऑफर है उसी टाइम पीरियड में क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर द ऑफर इज विदड्रॉन और बिफोर इट टर्मिनेट्स. राइट, जब तक कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी हम उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें कुछ भी हम स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं. जब उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते. राइट, तो क्या कहा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफर. कि जो एक ऑफर था, मान लीजिए अगर वो 1 मंथ के लिए था तो 1 मंथ में ही हमको उसकी एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए थी. अगर आफ्टर द लैप्स ऑफ द टाइम, अगर मैं 1 महीने के बाद में मैं एक्सेप्टेंस दे रही हूँ तो इट इज़ मीनिंगलेस, कुछ मतलब नहीं होगा उस एक्सेप्टेंस का. It is required to be communicated to the offerer before it is revoked or terminated. Acceptance communicated after revocation or termination has no importance. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमने देखे कि essential conditions क्या होंगी. ओके, किसके लिए, एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए. तो वहाँ हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि जो एक्सेप्टेंस है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होनी चाहिए. जो एक्सेप्टेंस का जो स्टेटमेंट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, एम्बिगियस नहीं होना चाहिए. राइट, कि सामने वाले को वो चीज़ समझ में नहीं आए. और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए ऑफरर को. राइट, सो अब Anson believes that an acceptance to an offer is what a lighted match is to a train of powder, जैसे हमने डिस्कस किया. After the offer is accepted, it becomes a promise and create legal rights and obligation between both the parties. That is, a contract is created. Afterwards, neither offer can be revoked nor the acceptance. जब एक बार ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है एक्सेप्टर ने, तो उसके बाद जो ऑफरर है अब वो अपने ऑफ़र को रिवोक नहीं कर सकता, वो अब इसको वापस नहीं कर सकता. और जब एक्सेप्टर जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया इस ऑफ़र को, तो अब ये क्या नहीं कर सकता, अब ये अपने एक्सेप्टेंस को भी वापस से नहीं ले सकता. राइट, वेयर एज ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस से पहले ये अपने ऑफर को वापस ले सकता था. इट्स सिचुएशन इज जस्ट लाइक अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड अ लाइटेड मैच. सो सिमिलरली ऑफर कैन बी रिवोक्ड आफ्टर एक्सेप्टेंस जस्ट एज अ ब्लास्ट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट विद द लाइटेड मैच. तो यहाँ पे हमने देखा कि एक्सेप्टेंस का क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जैसे ही ऑफ़र दिया जाता है और एक्सेप्टेंस जब हो जाती है उस ऑफ़र की, तो वो क्या बना लेता है, एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कर देता है. राइट, और जब ऑफ़र दिया, एक्सेप्टेंस हो गई, तो अब इस ऑफ़र को रिवोक भी नहीं किया जा सकता. राइट, ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट? What are the various modes of revocation of proposal and acceptance? Or this question can also be asked in this way: discuss the rules
for communication and revocation of proposal and acceptance. आइए अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक टर्म को समझ लेते हैं, रिवोकेशन. राइट, इट इज़ अ न्यू टर्म विच वी आर यूजिंग इट. रिवोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस लेना, रिवोक करना. राइट, जैसे कि मैंने ऑफ़र दिया, ओके, और अब उस ऑफ़र को मैं वापस लेना चाहती हूँ, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र. ओके, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन की वजह से मैंने कुछ ऐसा डिसीज़न ले लिया जो कि मेरे लिए सही नहीं है. ठीक है, कुछ सिचुएशंस होती हैं ऐसी कि जैसे मैंने अपना जो मेरे घर है मान लीजिए, उसका जो वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपीज़ का है, लेकिन मुझे बहुत इमरजेंसी थी, मुझे नीड थी, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने 30 लाख में मैंने फाइनल कर ली डील. राइट, अब मान मेरा कोई फ्रेंड आया और मुझे बोले कि ये क्या कर रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होगा कि इतना बहुत कम आप वैल्यू में आप उसको कैसे सेल कर सकती हो. ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, ठीक है तुमने ऑफ़र तो दे दिया किसी को, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ. ठीक है, आप अपने ऑफ़र को रिवोक कर सकते हो. ठीक है, कि मैं सामने वाले ने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दी, उसने मुझे कुछ पैसा नहीं दिया कि ये लो 1 लाख रुपए तो रख लो आप, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिवोक योर ऑफ़र. आप अपना ऑफ़र अभी भी ले सकते हो. तो इसीलिए ये वाले जो प्रोविजंस हैं वो इसमें आपके एड ऑन किए गए हैं. राइट, क्योंकि हम हमेशा जैसा फिर तो ऐसा होता कि हर चीज़ पे एस्टो पर लगता, अच्छा आपने एक बार ऐसा सोच लिया तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, है ना. तो अपनी मिस्टेक्स को अगर मैं कहूँ उनको सही करने के लिए, या फिर कभी आप डिसीजंस जो हैं अगर आप ड्यू टू द सच सर्कमस्टांसेस, इफ़ यू आर इन सच टाइप ऑफ पोजिशन और इन सिचुएशन दैट यू आर मेकिंग सच टाइप ऑफ contract or you are giving such type of offer which are not beneficial for you, so that time you can revoke your offers. ओके, तो उसके लिए ये वाले जो आपके प्रोविजंस हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं. तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होता है. राइट, और फिर हम ये देखेंगे कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होता है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है. राइट, सो लेट्स गो थ्रू इट. Acceptance and offers are two essential elements of an agreement. बिल्कुल हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इस चीज़ को. Absence of any of these cannot create a contract on agreement. बिल्कुल इन दोनों के अगर इन दोनों का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो कोई एक एग्रीमेंट फॉर्म नहीं हो सकता. As soon as an offer is accepted, it becomes an agreement. But here it is important that not only the acceptance and offer are required for the creation of contract or agreement, but are also required to be communicated to each other. That is, it is necessary that the acceptor should have the knowledge of the proposal and the proposer of acceptance. Right? तो यहाँ हमने क्या देखा, ए ने ऑफ़र दिया बी को, ठीक है, बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे बी की जो एक्सेप्टेंस हो चुकी है, बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इस चीज़ का पता किसको होना चाहिए, ए को होना चाहिए, ऑफरर को होना चाहिए. और यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होता है और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है अगेंस्ट ए और अगेंस्ट बी. सेक्शन 3 of the Indian Contract Act, it provides provisions which are related with the communication of proposal. According to it, the communication of proposal is deemed to be made by any act or omission of the party proposing, by which he intends to communicate such proposal or which has, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, प्रपोजर के लिए हम बात कर रहे हैं. राइट, तो यहाँ पे जो प्रपोजर है उसका इंटेंशन दिख रहा है टू कम्युनिकेटिंग इट. राइट, दिस मीन्स दैट कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कैन बी मेड बाय द एक्ट और ओमिशन और कंडक्ट ऑफ द प्रपोजर विच वी कॉल इट एज कम्युनिकेशन बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वे. दिस
does not require that communication should be in spoken words or written only. Okay, इसको हम एक एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं. A sends some goods to B at a specific rate for buying by him. ठीक है, ए ने क्या कर दिया, बी को कुछ स्पेसिफिक रेट पर कुछ उसने गुड्स भेजा. बी कीप दैट गुड्स, बी ने उस सामान को रख लिया एंड सेंड्स टू ए द प्राइस ऑफ इट. ओके, दिस इज कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट ऑफ ऑफर. यहाँ पे क्या किया, बाय कंडक्ट. अगर उससे वो गुड्स नहीं रखना था, एक्सेप्ट नहीं करना था, तो वो क्या उसको अपने पास रखता, नहीं रखता. तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है या तो बाय वर्ड्स हो सकती थी या बाय कंडक्ट हो सकती थी. तो इस एग्जाम्पल में क्या किया उन्होंने, बाय कंडक्ट उस गुड्स को उन्होंने यहाँ पे रख लिया. ठीक है, और उसका प्राइस भी दे दिया. तो बाय कंडक्ट उन्होंने क्या कर लिया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. लिली वाइट वर्सेस मुत्तुस्वामी, इस केस को देखते हैं हम. अ लॉन्ड्री ओनर गिव्स अ रिसिप्ट फॉर वॉशिंग to a customer which obtain on back the related conditions for washing. ठीक है, वहाँ पे लिखी हुई थी क्या क्या कंडीशंस है वॉशिंग के लिए. कोर्ट कंसिडर इट एज अ कम्युनिकेशन in proper way of conditions to the customer and also consider that the customer has accepted those conditions impliedly. राइट, तो वहाँ पे उसने वर्बली आपको बोलकर नहीं बताया कि दीज आर माई टर्म्स एंड कंडीशंस, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉशिंग होगी एंड यू हैव टू पे सो एंड सो ऑन. तो यहाँ पे जब उसने एक वो लिस्ट दे दी, कंडीशंस मेंशन है, तो यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन उसको मान लिया जाएगा कि कस्टमर को इन सब चीज़ों के बारे में क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो गया है इस प्रपोजल का, इस ऑफर का. ओके, अब आता है व्हेन इज द कम्युनिकेशन फॉर ऑफर कंप्लीटेड. कब कंप्लीट हो जाता है, ये जो कम्युनिकेशन फॉर ऑफर है वो कब कंप्लीट हो जाता है. व्हेन द ऑफरर एंड एक्सेप्टर आर एट वन प्लेस, दैट इज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, देन द कम्युनिकेशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एट दैट मोमेंट. अगर आमने सामने है, मैंने ऑफ़र दिया, इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वहीं पर जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र है वो क्या हो गया, कंप्लीट मान लिया जाएगा. बट व्हेन दे आर एट डिफरेंट प्लेसेस, देन द कम्युनिकेशन शैल बी कंप्लीटेड इन अकॉर्डेंस टू द रूल्स मेंशन इन द सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट. अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सेक्शन 4 जो है वो क्या कहता है. कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of a person to whom it is made. right, कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो कब कंप्लीट होगा, जब वो उस पर्सन के नॉलेज में आ जाएगा जिसको ऑफर दिया जा रहा है. क्लियर. अब एट द सेम टाइम, राइट, कि अगर आमने सामने है तो उसी वक्त कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया. अब मैंने यहाँ से फ़ोन किया, ठीक है, जो पार्टी है यानी जो बी पर्सन है वो मुंबई में रहते हैं. ठीक है, अब मैंने फ़ोन किया उनको, तो जब फ़ोन पे मैंने कहा उनको, वहाँ पे फ़ोन पे वो चीज़ सुनाई दे गई. ठीक है, तो वहाँ पे अब ये चीज़ उनके नॉलेज में आ गई. यहाँ पे प्लेसेस दूसरे हैं. आई एम एट चापू, वहाँ वो मुंबई में है, तो प्लेसेस क्या है, डिफरेंट प्लेसेस हैं, आमने सामने नहीं है. तो जैसे मैंने ऑफ़र दिया उनको फ़ोन पे, वहाँ पे मुंबई में, वहाँ पे सुनाई दिया, अब उनकी नॉलेज में आ गई वो चीज़, और वो कहते हैं कि येस आई अग्री विद इट, और ये चीज़ मुझे वापस से सुनना, येस, तब जाकर के ये चीज़ क्या होगी, आपकी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो क्या होगा, कंप्लीट माना जाएगा. अब यहाँ पे हम इसको और क्लियर कर लेते हैं. दिस शोज दैट completion of communication of proposal requires that the offer should come in the knowledge or notice of the person to whom it is made. यानी कि जो मुंबई में बैठा है उसको इस ऑफ़र का इसका पता चलना चाहिए, उसकी नॉलेज में होना चाहिए. If the offer is made by the post, then it shall be considered to be completed when the letter is received by the person who shall give acceptance and has read it. राइट, मैंने क्या किया, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया, तो जब तक वो लेटर जो है वो बी के पास नहीं पहुंच जाता, वो उस लेटर को रिसीव नहीं कर लेता,
और उसको खोल करके जब तक उसको रीड नहीं कर लेता, ठीक है, रीड करने के बाद उसको पता चलेगा ऑफ़र क्या था, तो तब उसको क्या कहेंगे हम, उसको कम्युनिकेशन ऑफ, उसको ऑफ़र कंप्लीट माना जाएगा। Here it is important that merely receiving the letter is not sufficient, कि मैंने यहाँ पे लेटर पोस्ट किया और उन्होंने रिसीव कर लिया लेटर, तो हम मानेंगे कि ये चीज़ क्या हो गया है आपका, ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया है। नो, इट मस्ट बी रीड, राइट, जो लेटर है इट मस्ट बी रिक्वायर्ड टू बी रीड, कि उसको रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट रीडिंग उसको नहीं पता चलेगा कि क्या ऑफर उसको दिया जा रहा है। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द लेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रीड। नाउ वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, राइट, कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल जो है वो क्या होता है। Section 5 of the Act, it provides some provisions for the revocation of a proposal. What it says, a proposal may be revoked. एक जो proposal है वो कब रिवोक किया जाता है या कब रिवोक किया जा सकता है, at any time before the communication of its acceptance is completed as against the proposal, but not afterwards. यानी कि before the communication of its acceptance is completed as against the proposal but not afterwards. यहाँ पर जो मैंने लेटर की आपको एक एग्जाम्पल दिया उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने एक ऑफ़र दिया, राइट, और मैंने जो लेटर है मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको पोस्ट कर दिया। तो जब तक वो लेटर जो है बी उसको रिसीव नहीं कर लेता, ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसको रिवोक कर सकती हूँ, राइट। मान लीजिए कि उन्होंने लेटर रिसीव भी कर लिया और बस उसको जैसे ही वो खोलने वाले मैं गई और फटाक से मैंने लेटर छीन लिया उनके हाथ से। इसका मतलब उन्होंने रीड नहीं कर पाया उस लेटर को, उनको नहीं पता कि मैं उनको क्या ऑफ़र देने वाली थी। तो उस सिचुएशन तक भी मैं क्या कर सकती हूँ, अपने ऑफ़र को रिवोक कर सकती हूँ, राइट। लेकिन अगर उन्होंने लेटर रीड कर लिया, ओके, और उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तब मैं क्या कर सकती हूँ, उस ऑफ़र को मैं रिवोक नहीं कर सकती। इन simple words it can be said that an offer can be revoked any time before the completion of communication of acceptance against the proposal. If the offer and acceptors are in front of each other, then as soon as the acceptor speaks the words for acceptance, the communication of acceptance is complete against the proposal. But if the communication of acceptance is given by post, it shall be completed against the proposal when he puts the letter in the course of transmission. Right? यहाँ पर हमने क्या कहा, an offer can revoke his offer at any time before the letter of acceptance is put in the course of transmission. लेटर के केस में हमने क्या कहा कि ऑफ़र जो है मैंने लेटर पोस्ट कर दिया, राइट, वहाँ पे लेटर जो है वो रिसीव हो गया, ठीक है, उन्होंने रीड कर लिया उसको और एक्सेप्टेंस जो है वो उन्होंने लेटर के थ्रू यस कह के उन्होंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ क्या हो गई, यहाँ पे वो कंप्लीट माना जाएगा। अब वो लेटर को तो वो नहीं रोक सकते हैं बीच में, है ना। तो जैसे ही लेटर पोस्ट किया, राइट, तो इन द ट्रांसमिशन वो चीज़ हो गई, तो अब वो क्या कर सकते, उसको रिवोक नहीं कर सकते। हैंथॉन वर्सेस फ्रेजर, एक केस देखते हैं। एन ऑफर टू सेल अ हाउस वॉज मेड ऑन डेट 7, राइट, डेट 7 को क्या एक ऑफ़र जो है, एक हाउस को सेल करने का एक जो ऑफ़र है वो दिया गया। द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वॉज पोस्टेड ऑन डेट 8 at 3:50 p.m. which reached to the office of offerer at 8:30 p.m. The offer was revoked by a letter posted on that day at 12 noon. This letter reached to the acceptor at 5:50 p.m. It was held that the offer was revoked after extreme delay
and so it had no effect and the contract had become binding on the parties. It means कि जब तक अगर आप अपने ऑफ़र को रिवोक करना चाहते हो तो भी एक रीज़नेबल टाइम पीरियड में ही आपको क्या करना चाहिए, उसको रिवोक करना चाहिए. जब एक बार ऑफ़र जो है वो एक्सेप्टर के पास, ये राइट, यानी जो बी पार्टी है उसके पास में पहुंच गया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके उन्होंने भी लेटर पोस्ट कर दिया और फिर आप रिवोक करने के लिए क्या कर रहे हो, एक लेटर लिख रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा, फिर वो चीज़ वैलिड नहीं होगी. अब है मेथड्स ऑफ रिवोकेशन. अब ऐसे कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हम रिवोकेशन कर सकते हैं. सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट इट मेंशन वेरियस मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर. फर्स्ट इज बाय कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन. फर्स्ट, as we have seen above that an offer can be revoke his offer at any time before the completion of communication of acceptance. जब तक कि एक्सेप्टेंस जो है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, एक अपने कि मैं अपना ऑफ़र रिवोक करना चाहता हूँ, आपने वो चीज़ कह दी, ठीक है, तब हो सकता है रिवोक अगेंस्ट द प्रपोजल. बट such revocation shall be effective only when its communication comes into knowledge of the acceptor. So this is a general view of revocation, right? A ने ऑफ़र दिया B को, ओके. अब यहाँ पे जो A है, अब अपने इस ऑफ़र को क्या करना चाहते हैं, वो रिवोक करना चाहते हैं. इस चीज़ का नॉलेज किसको हो गया, B को, तो वो क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं. इट इज़ अ वेरी जनरल method of revocation. JK Enterprises versus State of MP, it was held that if the communication of revocation is sent by a fax, but fax is made on a wrong number, then it shall not be a valid revocation. Right? आपने क्या किया है, अपने wrong जो fax number है आपने उस पर कर दिया है, तो जिससे आपको रिवोक करना है अपना ऑफर, उसके नॉलेज में नहीं आई वो चीज़, तो आप रिवोक नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज ऑन लैप्स ऑफ टाइम. If a time has been fixed for the acceptance in the offer and if such acceptance is not given in that time period, the offer shall itself be revoked. It's very simple. If there's some time is mentioned, right, you have to give your acceptance within 1 month, right? So after the lapse of 1 month, automatically क्या होगा कि offer क्या हो जाएगा, वो revoke हो जाएगा. Ramgaste Victoria Hotel versus Montefiore. It was considered to be an acceptance at extreme delay, so offerer had the right to withdraw his offer. तो यहाँ पे क्या था, काफ़ी एक्सट्रीम डिले हो गया था, तो यहाँ पे ये कंसिडर किया गया जो ऑफरर है उसके पास में राइट था अपने ऑफर को विथड्रॉ करने के लिए. नेक्स्ट इज ऑन फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट. Where an acceptance on offer requires a fulfillment of a condition precedent, there on failure to perform that condition shall itself revoke the offer. तो यहाँ पर हमने कहा कि एक कंडीशन प्रेसिडेंट है कि अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करोगे तभी हम क्या करेंगे, ये जो ऑफ़र है वो आप वैलिड माना जाएगा, ठीक है, कि आप ये जो एक्सेप्टेंस है आपकी वो हम तब मानेंगे, आपको ये पहली कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी. अगर आपने पहले उस कंडीशन प्रेसिडेंट को पूरा ही नहीं किया तो भी क्या कर सकते हैं, हम उस ऑफ़र को रिवोक कर सकते हैं. ऑन डेथ ऑफ द ऑफरर, जब यहाँ पे जब ऑफरर जो है उसी की डेथ हो गई है तो उस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो जाएगा. सो द ऑफर शैल बी रिवोक्ड ऑन डेथ ऑफ द ऑफरर और इंसैनिटी, राइट, अगर इंसेन हो जाता है ऑफरर, और ऑन हिज बिकमिंग मैड और अनसाउंड. तो यहाँ इस सिचुएशंस क्या क्या देखी हमने, अगर वो मैड हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है, इंसेन हो जाता है या फिर उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो भी क्या होगा उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, रिवोकेशन ऑफ ऑफर आपका हो सकता है, राइट. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हम देखते हैं. Section 3 of this act, it deals with the communication of acceptance. It provides, according to it, an act or omission by the acceptor with the intention of communicating the acceptance to proposer is called communication of acceptance.
This means that communication of acceptance can be made by an act or omission or conduct of the acceptor, which we call as communication by express or implied way. It is not necessary that communication is made in the spoken words or written only. It's very simple. हमने यहाँ पे क्या देखा कि सेक्शन 3 जो है वो ये बताता है कि जो एक्सेप्टर है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइड तरीके से वो क्या कहना चाहता है, ऑफरर को ये चीज़ शो करना चाहता है कि उसने उसके ऑफर को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, राइट। तो ये क्या कहलाता है आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजल। व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कब मानेंगे, ए ने ऑफ़र दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बी ने इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है कि आई हैव एक्सेप्टेड योर ऑफर, ये चीज़ किसकी नॉलेज में ला दी, ए के नॉलेज में ला दी, तो इसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, राइट। जैसे जो बी है उसने लेटर पोस्ट कर दिया, ठीक है, कि मैं आई हैव एक्सेप्ट योर प्रपोजल, और उन्होंने लेटर पोस्ट कर दिया। ओके, व्हेन इट इज़ पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। ओके, जैसे ही उसने लेटर पोस्ट किया, अब इसके पावर में नहीं, वो चीज़ इसके कंट्रोल से बाहर चली गई। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट इस जो एक्सेप्टेंस है इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है, जैसे इसने लेटर पोस्ट किया, तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, इसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया एक्सेप्टेंस का। So thus the communication of acceptance is completed in respect of two person, in respect of proposer and in respect of the acceptor. The communication of acceptance is completed against the proposer when it is put into a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. Until the communication is not put into course of transmission, proposer can revoke his proposal. वो क्या कर सकता है, अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। लेकिन जैसे एक बार इसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, यानी कि लेटर पोस्ट कर दिया, तो अब ये उसको रिवोक नहीं कर सकता उस सिचुएशन में। सिमिलरली द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। Until it does not come in the knowledge of the proposer, acceptance can revoke his acceptance. अब ये चीज़ जब तक इसके नॉलेज में नहीं आ जाती, तब तक ये जो एक्सेप्टर है वो भी अपना जो एक्सेप्टेंस है उसको क्या कर सकता है, रिवोक उसको कर सकता है। तो ये क्या है, इन रेस्पेक्ट ऑफ टू पर्सन्स की एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है। जेके एंटरप्राइजेज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इस केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट held that the communication of acceptance shall be completed at the time when acceptor puts the letter of acceptance in the course of transmission. The letter is not required to be received by the proposer for this purpose. जैसे ही एक्सेप्टर ने लेटर पोस्ट किया अपने एक्सेप्टेंस को कहाँ बताने के लिए, ऑफरर के पास, ठीक है। ऑफरर के लिए जैसे उसने लेटर पोस्ट किया, क्या माना जाएगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेंस हो चुकी है। ओके, अब है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। इट प्रोवाइड्स सम प्रोविजंस, किसके रिगार्डिंग बताता है कि अब यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कब हो सकती है, वो कौन सी सिचुएशन होगी। अकॉर्डिंग टू इट, एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। अब ये जो एक्सेप्टर था वो एक्सेप्टेंस जो है वो कब वापस ले सकता है, कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द एक्सेप्टर। In other words, until the communication of acceptance does not come in the knowledge of the proposer, it can be revoked. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने एक ऑफ़र दे दिया कि मेरा हाउस, मेरा जो घर है 1 करोड़ का वैल्यू है, लेकिन मैं 30 लाख में बेच रही थी, और मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं, मुझे ये ऑफ़र वापस ले लेना चाहिए, राइट। तो मैं कब ले सकती हूँ ये ऑफ़र, बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उससे पहले मैं ले सकती हूँ, राइट। अब
यहाँ पे हम आते हैं एक्सेप्टर के पास। एक्सेप्टर ने किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है और अब उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जो ऑफ़र है कोई हाउस 50 लाख में मैंने अग्री कर लिया, लेकिन ये तो मुझे 40 लाख में भी मिल सकता है, मैं ज़्यादा पे क्यों करूँ। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो भी क्या करना चाहेगा, अपनी एक्सेप्टेंस को वो रिवोक करना चाहेगा। ठीक है, तो कब तक कर सकता है, जब तक कि ये जो एक्सेप्टेंस कि ये एक्सेप्ट इसने कर लिया है, ये जो ऑफ़र है इसकी नॉलेज किसको नहीं हो जाती, ऑफरर को नहीं हो जाती। तो इससे पहले पहले ये भी क्या कर सकता है, अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। क्लियर, कि जैसे इसने यहाँ पे लेटर पोस्ट कर दिया कि मैं आई एग्री, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं यार मुझे तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो जैसे वो लेटर मान लीजिए ऑफरर के पास पहुँचा, इसने रिसीव भी कर लिया, लेकिन उससे पहले उसने छीन लिया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इसने रीड आउट नहीं किया ना कि इसने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है नहीं, तो ये पूरे टाइम पीरियड में ये क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस को। सो दिस इज इट कैन बी क्लियर्ड बाय एन एग्जाम्पल। ए मेक्स एन ऑफर टू बी बाय अ लेटर सेंड थ्रू पोस्ट फॉर द सेल ऑफ हिज वन हाउस। ठीक है, लेटर पोस्ट कर दिया, बी एक्सेप्ट दैट ऑफर बाय अ लेटर सेंड टू द पोस्ट। A shall be able to revoke his offer any time before the letter of acceptance is put into post, but not afterwards. Similarly, B can revoke his offer, right, acceptance any time before the letter of acceptance reaches to A, but not afterwards. It is very simple. जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया, तो वहाँ पे क्या है आपका, ये रिवोकेशन हम समझ सकते हैं। राइट, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे दो पार्टीज़ हैं, राइट, दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। पहले काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, अभी डिस्प्यूट हो गया। ए ने क्या कहा कि ठीक है, अभी मुझे इसके साथ में रिवेंज लेना है। ठीक है, अब ए जो है, दोनों रूममेट हैं, रूम शेयर करके रहते हैं। ए ने क्या कर दिया, इसके खाने में कुछ मतलब ऐसा मेडिसिन मिला दिया जिससे कि इसको कुछ इल इफेक्ट हो जाए। ठीक है, टिफ़िन दे दिया उन्होंने बना करके। अब वहाँ पे वो टिफ़िन जा रहा है, जैसे उसके फ्रेंड ने खोला उसको, जैसे वो खाने लगा, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, जो प्रिपरेशन उसने की थी, ठीक है, वो उसकी फुलफिलमेंट होता उससे पहले उसने रोक दिया। तो उसी तरीके से आपने ऑफ़र दे दिया, वो एक्सेप्टेंस होने से पहले ही आप क्या कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। लेकिन जैसे एक बार एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद आप ऑफ़र रिवोक नहीं कर सकते। राइट, तो आई थिंक इट्स